संजय जी शुरू कर सकते हैं लाइव। नमस्कार। एफएलएन संवाद वॉइसेस फ्रॉम द फील्ड के इस छठवें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजय गुलाटी आज के इस संवाद कार्यक्रम में आपके बीच मॉडरेटर के रूप में उपलब्ध हूँ। आज के हमारे इस संवाद का विषय है बहुभाषी कक्षा में गणित शिक्षण, अनुभव और पर्यवेक्षण। आइए बुनियादी गणित की कुछ बातचीत करते हैं। बुनियादी गणित की चर्चा जब भी होती है तो अक्सर हम गिनती, जोड़ घटाव, गुणा भाग जैसी कुछ संक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 हमें यह सोचने की दिशा देती है कि बुनियादी गणित का अर्थ केवल संख्याओं और संक्रियाओं तक सीमित नहीं है। यह उन दक्षताओं या क्षमताओं का विकास है जिसमें बच्चे अपने परिवेश में तार्किक सोच, समस्या समाधान की समझ और गणित दृष्टिकोण का विकास करते हैं। बस्तर जैसे बहुभाषी क्षेत्र में जहां बच्चे अनेक भाषाएं बोलते हैं और अपनी संस्कृति, परंपराएं और उनके अपने जीवन के कुछ यूनिक अनुभव होते हैं, वहां गणित सिखाने का कार्य तभी सफल होता है जब हम बच्चों की भाषा और उनके संदर्भों को उनके केंद्र में रखते हैं। इसी दिशा में बस्तर जिले में बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और फाउंडेशनल स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 में बताए गए गणित शिक्षण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गणित शिक्षण का कार्य जो है शिक्षकों की मदद से और शिक्षा विभाग की मदद से बच्चों के साथ किया जा रहा है। यहाँ यह देखने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों की अपनी भाषा, मातृभाषा या उनकी जो परिचित भाषा है, उनके अनुभव, उनके परिवेश और उनके संदर्भों को यदि गणित शिक्षण की कक्षा में या गणित शिक्षण में लाया जाता है तो वो विषय को किस प्रकार से जीवंत और अर्थपूर्ण बनाता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो साथी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए दो अनुभवी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके जमीनी अनुभव हमें बहुभाषी शिक्षा में गणित शिक्षण और अकादमिक सहयोग की बारीकियों को समझने में मदद करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है, अनुभव और पर्यवेक्षण। अनुभव जो कक्षा का है वो हमारे एक शिक्षक साथी देंगे और पर्यवेक्षण का अनुभव हमारे साथ जुड़े एक समन्वयक साथी देंगे। आइए हम उन हमारे वक्ताओं का परिचय प्राप्त करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री पुरुषोत्तम पटेल जी। वे सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला खासपारा, नदी सागर, विकासखंड बस्तर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। पटेल सर पिछले 4 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, विशेषकर कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ वे लगातार काम कर रहे हैं और उनके पास बच्चों को उनके संदर्भों में, बस्तर के संदर्भों में पढ़ाने का अपना एक मूल्यवान अनुभव है। साथ ही हमारे साथ श्रीमती कृष्णा बघेल जी जुड़ी हुई हैं। श्रीमती कृष्णा बघेल जी 1998 से लगातार शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हैं और विगत 5 वर्षों से, लगभग 2020-21 से वे संकुल समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं और संकुल समन्वयक के पद पर रहते हुए वे शिक्षकों के साथ लगातार जुड़कर अपना कार्य करती हैं। हमारे वक्ताओं को सुनने से पहले मैं आपके सामने हमारी वेबिनार की एक रूपरेखा संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। इस वेबिनार में हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं, यहाँ मैं आपको शुरुआत में संक्षेप में बस्तर की भाषाई परिस्थिति से अवगत कराऊंगा ताकि आप इस बात को समझ पाएं, सभी साथी, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, कि बच्चों की भाषा को गणित की कक्षा में स्थान देने की क्या आवश्यकता है।
दूसरा, फिर हम पटेल जी के साथ बातचीत करेंगे। पटेल जी हमेशा से गणित के जो गणित के उनके अनुभव हैं शिक्षकी कार्य के बच्चों के साथ, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं अपनी कक्षा में। पटेल जी के साथ साथ फिर हम लोग कृष्णा बघेल जी से बात करेंगे कि वे किस तरीके से शिक्षकों के साथ अकादमिक सहयोग या पर्यवेक्षण पर वे काम कर रही हैं। साथ ही हम लोग अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वे भी अपने कुछ प्रश्न अगर उनके हैं जो हमारे वक्ताओं से वे पूछना चाहेंगे, तो वे भी हम अंत में, वेबिनार के अंत में हम लोग उनको भी लेंगे। मेरा आप सभी हमारे श्रोताओं और श्रोताओं से और दर्शकों से ये अनुरोध भी होगा कि हमारे वक्ताओं के जो भी अनुभव आप सुने, उनसे जुड़े आपके स्वयं के भी कुछ अनुभव हों, तो वे हमें जरूर अपने चैट विंडो के मदद से वे हमें बीच बीच में लिख करके अवगत कराते हैं। और अपने प्रश्न भी वे चैट विंडो पर दे सकते हैं। यूट्यूब से जुड़े साथी हमारे जो है वो Q&A सेक्शन में अपने प्रश्न दे सकते हैं। वेबिनार के अंत में हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस वेबिनार की बातचीत को। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको संक्षेप में बस्तर की भाषाई पृष्ठभूमि से परिचित कराता हूं। आपने कई बार सुना होगा, पेपरों में भी पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित जो हमारा बस्तर जिला है, यहाँ की भाषाई परिस्थिति बड़ी अनूठी है। यहाँ पर भाषाई विविधता बहुत गहरी भाषाई विविधता है। राज्य ने 2022 में एक भाषाई सर्वेक्षण किया था, जिसका जिसके जो परिणाम आए थे वो ये बताते हैं कि जब कक्षा 1 में बच्चा एडमिशन लेता है, उस समय बस्तर जिले में ऐसे जो बच्चे हैं जो कक्षा 1 में एडमिशन ले रहे हैं, वे 12 अलग अलग घर की भाषाओं को बोलने वाले बच्चे होते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी समृद्ध यहाँ की भाषाई विविधता है। लेकिन इन 12 अलग अलग भाषाओं में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो करीब 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो हल्बी भाषा बोलने वाले होते हैं, जिनके घर की भाषा हल्बी है। करीब 28% ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर में भद्री भाषा बोलते हैं। 13% गोंडी बस्तर भाषा बोलने वाले बच्चे प्रवेश लेते हैं कक्षा 1 में। और 2 से 3% के आसपास जो बच्चे हैं वो ध्रुवी भाषा बोलने वाले होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर जिले में जो स्कूलों में शिक्षा का माध्यम है वो हिंदी है, और बस्तर जिले में केवल 5% बच्चे ऐसे हैं जिनके घर की भाषा हिंदी है। तो आप इन आंकड़ों से इस बात का आपको एक आइडिया लगा होगा कि बच्चों की घर की भाषा और जो स्कूल की भाषा है उसमें अंतर है। जब बच्चे पहली बार स्कूल आ रहे हैं तो वे अपनी घर की भाषा को लेकर अपने साथ आते हैं, जबकि स्कूल में उनको हिंदी में उनसे अपेक्षा होती है कि वे हिंदी में अपनी बातों को रखें, या जो पाठ्य पुस्तक वगैरह होती हैं वो हिंदी की भाषा की होती हैं, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि उसके माध्यम से वो पढ़ें। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में बच्चों की भाषा का उपयोग कर पाना कक्षा में और बच्चों के साथ औपचारिक शिक्षा में उसका उपयोग करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो ये काम हमारे वक्ता किस प्रकार से कर पा रहे हैं, किस बखूबी से इस काम को कर पा रहे हैं, आइए हम उन्हीं के शब्दों में जानते हैं कि किस प्रकार वो गणित शिक्षण के लिए ऐसे बहुभाषी परिवेश में, ऐसे बहुभाषी या विविध भाषाई परिवेश में वे बच्चों के साथ कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पटेल सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि पटेल सर से हम लोग बात शुरू करेंगे। फिर पटेल सर की बातचीत के बाद हम लोग कृष्णा मैडम से बातचीत करेंगे। तो पटेल सर, नमस्कार, आपका स्वागत है इस संवाद में। आप पिछले 4 वर्षों से
कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चों के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। जो अभी हम लोगों ने आंकड़ों की बात की, बस्तर के बच्चों की आंकड़ों की बात की, भाषा की बात की, वहां पर हम लोग देखते हैं कि अधिकांश बच्चे जो हैं वे अलग घर की भाषा लेकर के अपने स्कूल में आते हैं। तो ऐसे में बहुभाषी जो कक्षा होती है आपके पास, आपके सामने जो बच्चे हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं या जिनकी घर की भाषा अलग है, गणित सिखाने का आपका अनुभव वहां पर कैसा रहा? और जब ये बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो गणित के साथ उनका रिश्ता आप कैसे जोड़ते हैं कि वे गणित को लेकर के उनके मन में कोई डर ना हो? आप किस प्रकार से उनके साथ काम करते हैं, आपसे सुनना चाहेंगे पटेल सर। जी संजय सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। और मेरे सभी श्रोतागण और दर्शक गणों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और हमारे एलएलएफ संस्थान के प्रभारी और समस्त टीम और मेरे सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा पटेल सर। कि आपने मुझे आ, एक मौका दिया जिससे मैं अपने अनुभव का साझा कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गुलाटी सर बोल रहे थे कि बस्तर जैसे बहुभाषी क्षेत्र में, अर्थात यहाँ पर बहुत सारे भाषाएं हैं, जैसे 12 भाषाएं सर जी ने अभी बताया। और इसमें 50% ऐसे लोग हैं या ऐसे बच्चे हैं जो हल्बी बोलते हैं। तो हमारे स्कूल में भी आज देखेंगे तो हल्बी का ज़्यादा छात्र हैं, हल्बी बोलने वाले ज़्यादा छात्र हैं। और साथ में भतरी भी कुछ बोलते हैं बच्चे। तो इस प्रकार ऐसे विविध भाषा वाले क्षेत्र में मुझे काम करने के लिए पहले तो थोड़ा चुनौती लग रहा था। लेकिन मैंने खुद को, अभी मेरे 4 साल के अनुभव में मैंने खुद को ढाला वहाँ पे और हल्बी सीखने का प्रयास किया। और हल्बी सीखने के बाद मैं बच्चों से ही हल्बी सीखा, उनके परिवेश से और हमारे पालकगण से, समुदाय से मैंने हल्बी सीखा। और बच्चों के बीच मैंने काम किया। और बच्चों के बीच काम करने पर मुझे अनुभव हुआ कि हाँ, मैं आसानी से कर सकता हूँ इस पर, बच्चों के बीच रहते हुए। इस प्रकार जब बच्चे पहली बार आए स्कूल में, जैसे आप जानते हैं कि कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वो विभिन्न परिवेश से आते हैं। कुछ आंगनबाड़ी से आते हैं, कुछ डायरेक्ट जैसे घर से आते हैं। तो वे जब स्कूल आते हैं तो एक नया अनुभव रहता है उनके पास। और वे जो हैं विभिन्न परिवेश से आते हैं, तो उनका जुड़ाव करना जरूरी है। हमारे स्कूल में उनको जोड़ना और उनके भाषा को दर्जा देना और उनके भाषा में उनको बातचीत करना और उनको जुड़ाव महसूस करना, ये बहुत जरूरी रहता है हमारे लिए। तो इसलिए सबसे पहले जब बच्चे आते हैं तो उनको मैं जोड़ने के लिए उनको उन्हीं की भाषा में बात करता हूँ। जैसे मैं उनको पूछता हूँ कि तुझो नाम काय है, तुझो बाबा के नाम काय है, तुझो आई के नाम काय है। इस प्रकार पहले उनको इंट्रोडक्शन उन्हीं के भाषा में करता हूँ। और उनको जैसे जो भी सामग्री या जो भी चित्र चार्ट या कुछ भी दिखाता हूँ तो उनको उन्हीं के परिवेश से ही दिखाता हूँ, ताकि बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि वो अलग क्षेत्र में आए हैं या अलग जगह आ गए हैं। तो इस प्रकार मैं उनको जोड़ता हूँ। जैसे गणित भी सिखाता हूँ, तो गणित सिखाने के लिए मैं उनको उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछता हूँ, उनके परिवेश से संबंधित प्रश्न पूछूंगा या उनको उन्हीं भाषा में प्रश्न पूछता हूँ। जैसे तुझो घर कौन कौन आए, तुझो घर कितन कुकड़ा आए, तुझो घर कितन गाय आए, तुझो घर कितन साइकिल आए। इस प्रकार उन्हीं की भाषा में बात करता हूँ तो एक अच्छा जुड़ाव महसूस होता है, जिससे मैं भी सीखता हूँ और साथ में बच्चे भी एक अच्छा आनंदमय वातावरण अनुभव करते हैं। और बच्चे बेहतर रूप से मेरे साथ जुड़ते हैं और अपन उनका जो डर रहता है, उनका जो वो संकोच रहता है वो दूर हो जाता है और मेरे साथ खुल के वो बात करते हैं। इस प्रकार एक कक्षा कक्ष का बेहतर संचालन होता है। जी सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। आपने शुरुआत में किस तरीके से आप काम करते हैं, मेरा हमारे दर्शकों और हमारे श्रोताओं से भी यह अनुरोध होगा कि अगर आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में अंतर है,
तो आप किस तरीके से अपने कक्षा में बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हैं? आप भी अपने अनुभव अपने चैट विंडो के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पटेल सर। जी। अ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बच्चों को गणित से जोड़ने की बहुत महत्वपूर्ण अभी आपने बात की। जी। अब अगर हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 की बात करते हैं, तो यह हम्म। बुनियादी स्तर पर गणित शिक्षण के कुछ उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति पर जोर देता है। जी। जैसे बच्चों के परिवेश और अनुभवों से जुड़ाव कर पाना, समस्या समाधान के कौशलों को प्राप्त कर पाना, तार्किक सोच का विकास करना। इस प्रकार ऐसे हम्म। और भी अन्य उच्च स्तर के कौशल हैं जिसकी अपेक्षा की जाती है बच्चों के साथ अपने स्तर के अनुरूप। तो जी। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कक्षा में किन शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करते हैं? आप ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपका अनुभव क्या है, किस जी। प्रकार से आप इसमें काम करते हैं? ये अगर आप दर्शकों के साथ बात करना चाहें तो उनको लाभ मिलेगा। जी। संजय सर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुभाषाई क्षेत्र है। तो एक दो स्लाइड जैसे पीछे करेंगे तो इसमें जैसे पद्धतियों के बारे में बताया गया है। हमारे जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, उसमें भी बोला गया है कि हमको बच्चों को सबसे पहले उनके परिवेश से जोड़ना है और दैनिक जीवन से संबंधित या व्यवहारिक बात करना है उनसे। ये जरूरी है, और साथ में उनकी मातृभाषा का भी उपयोग करना है। मातृभाषा का उपयोग करते हुए हमको मानक भाषा की ओर ले जाना है। ये भी हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बताता है। तो इसी से संबंधित कैसे सिखाएं, उसके लिए कुछ पद्धति भी हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बताता है। तो वो पद्धतियों के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहला पद्धति है जिस पर मैं काम करता हूं। सबसे पहला पद्धति है ईएलपीएस। आप थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ईएलपीएस के बारे में आपको समझ आएगा। ईएलपीएस मतलब, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। बच्चों को हम पहले ठोस अनुभव पर काम कराते हैं। बच्चे को हम ठोस अनुभव मतलब उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, जैसे हम किटका का उपयोग करते हैं, किटका जैसे बाटी का उपयोग करते हैं, पेंसिल पेन जैसे पत्ता का उपयोग करते हैं, चाक का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ठोस वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे गिन माला है उसका उपयोग करते हैं, मैच स्टिक का उपयोग करते हैं, पाइप का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ठोस वस्तु, क्योंकि उनका मोटर स्किल ही हमको डेवलप करना रहता है, तो ठोस वस्तु पर पहले उनको काम कराते हैं। और ठोस वस्तु पर काम कराने के बाद हम उनको उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। तो एल मतलब होता है लैंग्वेज। एल मतलब होता है लैंग्वेज। ईएलपीएस में आप देखे होंगे, ई का मतलब एक्सपीरियंस होता है, एल का मतलब लैंग्वेज होता है। हम उनको उन्हीं की भाषा में पूछते हैं। बच्चा लेका ये काय आय, एक ही ठन आय, लेका तू ई काय देखवाय, सांगा। इस प्रकार हम उनको उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। फिर पी का मतलब होता है पिक्चर। हम उनको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित हम पिक्चर्स दिखाते हैं उनको। और लास्ट में एस का मतलब होता है सिंबल। हम जो भी सिखा रहे हैं उसका कुछ प्रतीक चिन्ह होगा, बताते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ठोस वस्तु में जैसे हम पाइप का उपयोग कर देंगे, या कोई भी कंकड़ पत्थर उसका उपयोग कर लेंगे। हाँ। और जैसे हम चित्र चार्ट में कोई चित्र पिक्चर के लिए हम पिक्चर दिखा सकते हैं उनको। ठीक है। सिम्बॉल्स में हम उनको कोई प्रतीक दिखा सकते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, जोड़ घटाव का इस प्रकार प्रतीक दिखा सकते हैं। तो ईएलपीएस पद्धति पर काम करना जरूरी होता है। हमारे शिक्षक गणों से मेरा आग्रह भी है कि जब भी वो बच्चों के साथ काम करें तो ईएलपीएस पद्धति को ध्यान में रखते हुए काम करें। उसके बाद है दूसरा पद्धति है, वो है गणित सीखने को बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना और उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना। बच्चे जो हैं बहुत सारे चीजें का उनको जानकारी रहता है, बहुत सारी चीजें वो पहले से ही जानते हैं। तो उनको बाहर निकालना, उनको पूछना और उनको वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ये एक आकलन यहीं पर कर पाते हैं कि बच्चा किस लेवल का है। उसी आधार पर हम उनको बेहतर शिक्षा शिक्षा दे दे सकते हैं।
जैसे गणित सीखने के लिए बच्चों को वास्तविक जीवन में पूर्व ज्ञान से हम कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे उनको पूछेंगे तो जो घर की ठन साइकिल आए, तो जो घर की ठन कुकड़ी आए, तो जो घर की ठन टीवी आए। इस प्रकार हम सामान्य प्रश्न उनको पूछ सकते हैं। आप जैसे स्कूल से यहाँ आए तो आप क्या क्या देखे? आपके स्कूल में कितने दरवाजे हैं, कितने खिड़की हैं, कितने कमरे हैं? इस प्रकार उनको पूछ सकते हैं, तो जिससे बच्चा जो है वास्तविक जीवन का अनुभव करेगा और पूर्व ज्ञान से जुड़ेगा भी। तो यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद समस्या समाधान के रूप में गणित। जैसे बच्चों के सामने हम कुछ समस्या पैदा करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप मध्याह्न भोजन जैसे अभी कर रहे हैं, तो थाली बांटते हैं, है ना? थाली देते हैं, तो थाली को बांटने के लिए भी मैं उनको बोलता हूँ। तो उसमें एक समस्या रहता है, उनको थाली को सबको बांटें। तो एक समस्या के रूप में वो सीखते हैं, गिनना सीखते हैं, सबको बांटना सीखते हैं, वर्गीकरण करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास चिकी बिस्किट आता है, तो उसको भी बांटना सिखाता हूँ उनको। उनको वो खुद बांटते हैं, तो बांटने पर उनको एक अनुभव होता है, नया अनुभव होता है। और साथ में वो गिनना भी सीखते हैं। ठीक है। जैसे ड्रेस बांटते हैं, पुस्तक बांटते हैं, तो उसमें भी बच्चों को मैं शामिल करता हूँ। पुस्तक को जैसे अलग अलग क्षेत्र में जमाना, वर्गीकरण करना, इस प्रकार एक समस्या रहता है उनके सामने में, उसको वो आसानी से हल कर पाते हैं और एक नई पद्धति को सीखते भी हैं। इस प्रकार एक गणित शिक्षण पद्धति काम आता है हमारे शिक्षक कक्षा कक्ष में। इसके बाद हम गणितीय चर्चा भी करते हैं। जैसे बच्चे लोग के साथ हम चर्चा करते हैं, उनको तर्क से संबंधित कुछ बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे खुले छोर के प्रश्न पूछते हैं, किसी भी विषय को हम समझा रहे हैं तो बंद छोर के भी प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। इसके बाद हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे बच्चे को हम ये नहीं बोलेंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। बच्चे को हम प्रोत्साहन देते हैं कि हाँ, तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे। उनको एक सकारात्मक फीडबैक भी देते हैं। साथ में जो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक सुधारात्मक फीडबैक भी देते हैं कि बच्चा अगले समय अच्छा कर पाए। इस प्रकार हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 के अनुसार ये सभी पद्धति पर हम काम करते हैं, जिससे बच्चा जो है कक्षा कक्ष में बेहतर अनुभव कर पाता है और आसानी से सीख पाता है। तो मेरा भी, जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो जुड़े हैं यहाँ पर, उनसे आग्रह है कि आप भी ऐसे पद्धति को बताएं। चैट बॉक्स में अगर आपके पास कोई नया पद्धति है तो उसको भी साझा करें और इस पद्धति को भी फॉलो करें। इससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। जी सर। ओके। धन्यवाद पटेल सर, आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही। आपने बताया कि आप किस तरीके से ईएलपीएस का उपयोग करते हैं, और प्रत्येक स्तर पर आप बच्चों की भाषा का उपयोग जो है वो जी। करते हैं, और आप वास्तविक जीवन और पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मतलब बच्चे जो अपने साथ अपना ज्ञान लेके आ रहे हैं और अपने परिवेश में जो सामग्री है आप उसका उपयोग कर रहे हैं, कंकड़ पत्थर चौक लकड़ी, ये सारी चीजों का उपयोग करते हुए आप गणित से उसको जोड़ पा रहे हैं। और एक जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है आपकी बातों से निकल के आई है कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण या रवैया। हाँ। बच्चा अगर इस बात को महसूस करता है कि गणित मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रयास आप कर रहे हैं बच्चों के परिवेश को उनके विषय से जोड़ करके, और बच्चे को ये लगता है कि गणित जो है वो सिर्फ किताबों तक या कक्षा के कमरों तक सीमित नहीं है, वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो विषय के प्रति जो है बच्चे का जुड़ता है। काफी जी। महत्वपूर्ण बात आपने कही पटेल बच्चा सर। अच्छा अ, करता है तो हम मैं उनके साथ। अपने जी श्रोताओं सर। से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी अपने इस इन पद्धतियों पर आधारित अगर आपके कोई विशेष अनुभव हो या जिस तरीके की कक्षा करा, आप उन्हें चैट विंडो के माध्यम से जरूर साझा करें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक प्रश्न है। जैसा अभी पटेल सर कह रहे थे, उसी पर आधारित एक प्रश्न है। आपके अनुसार गांव के जो गांव के जो बच्चे जो हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वे घर गांव के रोजमर्रा के अनुभव, जैसे कि मेला है, हाट बाजार जाना है, खेती बाड़ी करना है,
इन अनुभवों को गणित सिखाने में आप कैसे उपयोग किया जा सकता है? अगर आपको इसका उदाहरण दे करके इसका जवाब आप चैट विंडो में लिख करके देना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। इसके लिए हम सब आप लोगों के शुक्रगुजार होंगे कि आप लोगों की तरफ से भी हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार के इनपुट्स जो है वो मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर, अगले विषय, अगली बात पर हम लोग चलते हैं। अभी पटेल सर आपने बताया कि हम लोग किस तरीके से शिक्षण पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से के अनुरूप है। अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप इन पद्धतियों का उपयोग करते हैं तो गणित के किन घटकों पर आप काम करते हैं? क्या आप हमें किसी एक घटक या दो घटक पर किस प्रकार की गतिविधियां आप करवाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के परिवेश को जोड़ते हुए, बच्चों के संदर्भों को जोड़ते हुए? ऐसे अगर कुछ उदाहरण आप दे सकें तो हमारे साथियों, हमारे जो श्रोता साथी, दर्शक साथी हैं, उनको लाभ। पटेल सर। जी जी सर। जैसे सर मैं ये बताना चाहूँगा कि बुनियादी गणित का तात्पर्य है कि बच्चों को उनके दैनिक जीवन से या व्यवहारिक जीवन से जोड़ना और जोड़ते हुए उनको सिखाना, और ऐसे सिखाना कि उसका उपयोग वो व्यवहारिक जीवन या दैनिक जीवन में कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुनियादी या संख्यात्मक गणित सिखाने के लिए या गणित सिखाने के लिए मैं बहुत सारे क्षेत्र या घटक पर काम करता हूँ। तो हमारी पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी ये बोलता है कि हमको विभिन्न क्षेत्र पर भी काम करना है बच्चों के। जैसे सबसे पहला क्षेत्र है संख्यापूर्ण अवधारणा। बच्चे जो आते हैं, जैसे कक्षा 1 की बात करूं तो बच्चे जब आते हैं तो उनको संख्या के बारे में कोई विशेष जानकारी रहता नहीं है। संख्या को नहीं जान पाते हैं ठीक से। वो जैसे उनको डायरेक्ट पूछेंगे 5 को दिखा के ये क्या है, 4 को दिखा के पूछेंगे ये क्या है, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो उसके लिए हमको संख्या पूर्व अवधारणा पर काम करना पड़ता है। मतलब बच्चे को हम बताएंगे कि संख्या सीखने से पहले जैसे उनसे पूछते हैं आगे पीछे, आगे जाओ पीछे जाओ, ऊपर नीचे की अवधारणा उनको सिखाते हैं। हल्का भारी अ, का अवधारणा सिखाते हैं, ठोस वस्तु को उनको दिखा के। कम ज्यादा की अवधारणा सिखाते हैं। जैसे बच्चा जब बाटी खेलता रहता है, कंचा खेलते रहता है, तो दो बच्चों को जैसे बाटी पकड़वा दिए, एक को 3 बाटी पकड़ा है, एक 4 बाटी पकड़ा है, तो किसके हाथ में जैसे कम बाटी है, किसके हाथ में ज्यादा बाटी है, तो कम ज्यादा की अवधारणा हम सिखाते हैं बच्चे को। जैसे कोई टेबल में वस्तु है तो टेबल में कोई वस्तु ऊपर रख दिए, टेबल के ऊपर, फिर कोई वस्तु को नीचे रख दिए, तो ऊपर नीचे की अवधारणा भी हम सिखाते हैं। फिर जैसे प्रार्थना में वो लाइन बनाते हैं, तो लाइन बनाते समय जैसे छोटे बच्चे पहले खड़े होते हैं, फिर बड़े बच्चे खड़े होते हैं, तो इसमें हम उनको अनुक्रम भी सिखाते हैं। अनुक्रम सिखाना, आगे पीछे की अवधारणा सिखाना, प्रार्थना में भी हम सिखा सकते हैं उनको। उसके बाद जैसे जैसे क्लासरूम में कुछ भी काम करते हैं तो उनको टीपीआर भी गतिविधि भी हम कराते हैं। तो इस प्रकार हम उनको संख्या पूर्व अवधारणा सिखाते हैं जिससे बच्चे का जो ज्ञान है वो बेहतर पुख्ता होता है। इसमें बहुत सारे हम खेल भी खिलवा सकते हैं। जैसे जादुई डिब्बे का हम खेल खिलवाते हैं, जिसमें एक डिब्बा रहता है, उसमें बहुत सारे वस्तु को हम डाल देते हैं। बच्चे को जैसे उठाओ बोलते हैं, दो बच्चे उठा रहे हैं, तो एक बच्चा जैसे हल्के वस्तु को जैसे उठाया है मान के चलिए, दूसरा थोड़ा वजन वस्तु को उठाया है, तो किसके हाथ में जैसे भारी वस्तु है, किसके हाथ में हल्का वस्तु है। कोई लंबा चीज को उठाया, कोई छोटा चीज को उठाया, तो लंबे छोटे की अवधारणा। इस प्रकार हम उनको उन्हीं की भाषा में बात भी करते हैं और साथ में सिखाते हैं कि संख्या जानने से पहले आपको ये भी जानना मतलब जरूरी है। तो इससे एक बेहतर जुड़ाव होता है। दूसरा है संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ भी हम उनको करवाते हैं कि जैसे संख्या पूर्व अवधारणा बनाने के बाद संख्या पर जैसे हमारे पास संख्या का एक कार्ड रहता है, उसको दिखा के हम उनको संख्या पूछते हैं। या संख्या डायरेक्ट जैसे नहीं जान रहे हैं तो उनको ठोस वस्तु पर काम कराते हैं। जैसे उसको हम ठोस वस्तु पर काम करके जैसे गिनना सिखाएंगे,
गिनने के बाद जैसे ये 4 है, 3 है, उनको संख्या से संबंधित खेल भी करवाते हैं। जैसे पर्ची देखो, छलांग लगाओ। जैसे पर्ची में जैसे 2 आया है, 3 आया है, तो 2 में छलांग लगाओ, 3 में छलांग लगाओ। इस प्रकार 2 3 की अवधारणा भी वो समझ पाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे संख्या रेखा पर दौड़ भी कराते हैं उनको। गिन माला का उपयोग कराते हैं। गेंद पास करो और संख्या बोलो, इस प्रकार का हम खेल भी करा सकते हैं। जोड़ी मिलाओ का खेल खिलवाते हैं। और जैसे संख्या पर हम रंग भी भराते हैं, है ना। तो इस प्रकार संख्याओं की हम उनको समझ कराते हैं। तो संख्या पूर्वाधारणा के बाद हम संख्याओं पर उनको समझ को पुख्ता करते हैं। फिर संख्या अगर बच्चा जान लेगा तो उनको बुनियादी गणित की संक्रियाएं कराते हैं, मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इस प्रकार की अवधारणा हम उनको सिखाते हैं। अगर बच्चा संख्या समझ गया है तो जोड़ेगा कि जोड़ कैसे करना है। जैसे तिली बंडल से जोड़ या ठोस वस्तु के साथ भी जोड़ करवाते हैं पहले। उसके बाद आकृति और स्थानिक समझ कराते हैं। जैसे बच्चे को हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं त्रिभुज चतुर्भुज, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम उनको बोलते हैं कि तिकोना, चौकोना, गोल वस्तु को उठा के लाओ। तिकोना मतलब जैसे कुछ खा रहे हैं तो तिकोना शेप में चिप्स भी रहता है ना। तिकोना शेप का, चौकोना शेप का, इस प्रकार हम उनको बताते हैं। स्थानिक समझ भी कराते हैं आसपास की वस्तु को बता के। फिर मापन करवाते हैं उनको। मापन भी एक घटक है। मापन में हम अमानक घटक मापन का भी उपयोग करते हैं। जैसे बच्चा अगर कबड्डी खेल रहा है तो कबड्डी में जैसे लाइन खींचना रहता है तो पैर से नापो, फिर आप लाइन खींचो। जैसे बाटी खेल रहा है तो बाटी में बित्ता में नापते हैं तो बित्ता। ये सब अमानक मापन है। डंडा का उपयोग करते हैं, हाथ का उपयोग करते हैं। अमानक मापन का भी उनको ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद मानक मापन में भी जाते हैं। जैसे मानक मापन में स्केल का उपयोग कैसे करते हैं। उसके बाद मीटर, सेंटीमीटर, ये सब की अवधारणा हम उनको सिखाते हैं। कोई पैटर्न बनाना सिखाते हैं। जैसे कोई कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है हमारे स्कूल में, तो रंगोली का एक पैटर्न बनाते हैं या ड्रेस का भी एक पैटर्न बनाते हैं हम। इस प्रकार हम उनको पैटर्न की अवधारणा भी सिखा पाते हैं। और साथ में आंकड़ों का प्रबंधन भी करवाते हैं। मतलब उनको जैसे कक्षा 1 में कितने बच्चे आए हैं, कक्षा 2 में कितने बच्चे आए हैं, उनको भी पूछते हैं हम कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, और आज मध्याह्न भोजन कितने ने खाया। और इसके बाद जैसे वर्गीकरण करने के बाद भी हम आंकड़े का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब घटक है जिस पर काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे तो बच्चा का कुछ क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाएगा, कुछ क्षेत्र अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको सभी क्षेत्र को लेकर काम करना है, जिससे बच्चे का जो अवधारणा है वो स्पष्ट हो। जी सर। ओके। पटेल सर, काफी विस्तार से आपने इस पे बात की। हम लोग अ, प्रायः हम लोग ऐसा ही कई बार सुनाई देता है कि जब हम कक्षा 1 2 के बच्चों के साथ काम करते हैं तो पूरा ध्यान हमारा संख्याओं के ऊपर केंद्रित रहता है। परंतु जिस आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि केवल संख्याएं ही जो है वो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि उसके अतिरिक्त जो आपने बात की, आकृतियों की बात की, स्थानिक समझ की बात की, आपने मापन मानक इकाइयों की बात की, पैटर्न्स की आपने बात की, आपने जिस तरीके से आंकड़ों के प्रबंधन की बात की, और सबसे अच्छी बात जो आपने शुरू में बताई कि संख्याओं को बताने से पहले हम जो संख्या पूर्व अवधारणा की बात करते हैं, दूर पास, अ, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये जो अवधारणाएं हैं, ये मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। और यही जो है संख्या पूर्व अवधारणाएं जो हैं वो संख्याओं की समझ का एक नींव बनाती है, जिसके आधार पर वो संख्याओं को समझते हुए बुनियादी गणित की संक्रियाओं पर आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर, आपने इतने विस्तार से चीजों को बताया। आपसे एक बात और समझना चाहेंगे पटेल सर यहाँ पर कि अ, आपने जो अभी उदाहरण जो इस बताए, उदाहरण आपने बहुत सारे दिए कि आप इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, सामग्रियों का, और अलग अलग घटकों पर काम करते हैं। अब हम्म। एक ये चीज बताएं कि जैसे आप किसी भी एक अवधारणा पर काम कर रहे हैं, मैं आपसे उदाहरण ले लूं, जैसे आप कोई संख्या सिखाना चाह रहे हैं, 5, या आप जोड़ की हम्म। अवधारणा पर काम कर रहे हैं,
तो इस- आप किस तरीके से अपनी कक्षा की एक योजना बनाते हैं उसको बताने का, मतलब जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो एक पाठ को पढ़ाने के लिए कुछ 4 ब्लॉक मॉडल का उपयोग की बात करती है। तो क्या आप अपनी कक्षाओं में अवधारणाओं को सिखाने के लिए 4 ब्लॉक मॉडल का उपयोग कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो किस प्रकार से आप किसी एक अवधारणा को उन 4 ब्लॉक्स मॉडल की मदद से बच्चों के सामने में रख पाते हैं, ये आपसे समझना चाहेंगे। ये हमारे श्रोताओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। पटेल सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा संजय सर। जैसे कि हमारे ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, वो भी बोलता है कि हमको एक योजना बनाना जरूरी है। मैं ये भी मानता हूँ कि हमको केवल पढ़ाई में नहीं, किसी भी काम में जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे तो कार्य में हम सफल नहीं होंगे। तो इसी प्रकार जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो एक दिन पूर्व हम तैयारी करते हैं। जैसे हम अपनी दैनिक डायरी भरते हैं, तो दैनिक डायरी हम जब भी भरते हैं, दैनिक डायरी भरते हैं तो उसमें हम योजनाओं को लिखते हैं, और योजना किस योजना पर कब काम करना है, कितना समय देना है, ये भी हमको उसमें मेंशन करना पड़ता है, और कैसे काम करना है इसको भी हमको वहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम एक योजना बना के हम कक्षा कक्षा में जाते हैं। तो हम सामान्यतः 4 मॉडल पे काम करते हैं, 4 ब्लॉक पर काम करते हैं। पहला है मौखिक गणित बातचीत। जैसे पूर्व में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि बच्चों को जोड़ना जरूरी है। कक्षा कक्षा में जब तक बच्चे को आप जोड़ोगे नहीं, तब तक आपका जितना भी पढ़ाना है सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मौखिक गणित बातचीत करते हैं, उनको हम कविता सुनाते हैं, जैसे गणित से संबंधित हम कविता सुनाते हैं। जैसे एक 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 नाक एक, दो 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 आंख दो, इस प्रकार की उदाहरण हम कविता के माध्यम से, लय के माध्यम से उनको सुनाते हैं, जिससे बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ और हाव भाव के साथ हमारे साथ गतिविधि भी करते हैं। उसके बाद मौखिक गणना भी उनको कराते हैं। साथ में हम उनको चित्र चार्ट भी दिखाकर हम पूछते हैं। जैसे कोई भी चित्र हम ले लेते हैं, जैसे ये चित्र है तो इस पे हम बचा तुई सांग एक आय दिखो आय, एक किट्ठन गाजर आए, किट्ठन टमाटर आए, किट्ठन गोभी आए, ऐसे करके हम उनको पूछते हैं मौखिक गणित बातचीत में। तो बच्चा जो है उनके परिवेश का ही चित्र हम दिखाते हैं उनको। तो एक सकारात्मक बातचीत आता है हमारे पास और बच्चे भी जुड़ता है। इसके बाद दूसरा है कौशल शिक्षण। हम उनको कौशल अभ्यास करवाते हैं, उनकी मुख्य दक्षता पर हम काम करते हैं। इसका मैं एक उदाहरण भी आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलिए कि हम जोड़ के अवधारणा को सिखा रहे हैं बच्चे को। तो सबसे पहले एक चित्र चार्ट जैसे मैं दिखा रहा हूँ, शायद ये दिख पा रहा होगा सभी को। ठीक है, ये हमारे नवीन पाठ चित्र चार्ट है। इसमें ना हम उनको जैसे पूछ सकते हैं कि बच्चा तुई सांग एक टोकरी में किट्ठन टमाटर आए, एक किट्ठन टमाटर आए तुई गिन, एक किट्ठन फूल गोभी आए। तो बच्चा ऐसे गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बच्चा यहाँ भी गिनेगा कि टोकरी में 3 है। फिर हम उनको जोड़ के अवधारणा सिखाते हैं। जैसे ये टोकरी लगे 3 टमाटर आए, ये लगे 7 टमाटर आए, तो 7 और 3 की होए, तो बच्चा जो है इसको जैसे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोकरी टोकरी लगे और टोकरी के बाहर कुल 10 टमाटर हुए। इस प्रकार वो अपने अनुभव को साझा करते हैं और मौखिक गणित बातचीत करता है हमारे साथ। इसके बाद जब बच्चा मौखिक गणित बातचीत में हमारे साथ जुड़ जाता है, तो हम उसको कौशल अभ्यास कराते हैं। कौशल अभ्यास में हम कौशल शिक्षण करवाते हैं, मतलब उनकी दक्षता को हम निपुण करते हैं और उनको दक्षता आधारित शिक्षा देते हैं। इसके लिए हम ठोस वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे ईएलपीएस पद्धति मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उस पद्धति को भी हमको छोड़ना नहीं है। ये सब हमारे 4 ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। तो कौशल शिक्षण में हम उनको जैसे ठोस वस्तु को ले लिए, जैसे हमको मान के चलिए कि ईएलपीएस में हम उनको जैसे इस प्रकार के पिक्चर दिखाने के बाद एक ठोस वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे ये बंडल है बोलेंगे, बंडल बनाना भी उनको सिखाएंगे। ये 10 10 तिली में एक बंडल होता है, इसमें एक बंडल होता है। फिर जैसे ये खुला है, तो ये 10 हो गया, और 10 के बाद ये 2 हो गया, तो 10 और 2 हो गया 12। ठीक है, उसके बाद 10 और 1 हो गया 11। ठीक है, ये 10 और 2 कितना हो गया 12। ये बंडल और ये खुला
फिर उसके बाद ये 12 हो गया, और उसके बाद ये 10, और ये एक बंडल और एक खुला 11। अब हमको 12 और 11 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे हम? खुले वाले को खुले के साथ जोड़ना है, तो ये खुले वाले को खुले के साथ हम जोड़ दिए, और बंडल को बंडल के साथ जैसे जोड़ दिए। ठीक है, तो 2 बंडल हो गया और 3 खुला हो गया, तो 12 और 11 को जोड़ने से कितना आ गया? 23 आ गया। इस प्रकार हम ठोस वस्तु को लेकर भी काम करते हैं और उनकी दक्षता को निपुण करते हैं। फिर कौशल अभ्यास कराते हैं, हम उनको पाठ्य पुस्तक में भी अभ्यास कराते हैं। जैसे जोड़ की अवधारणा का ही मैं उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा अभ्यास पुस्तिका है, इस पर हम उनको काम कराते हैं। ये किताब गिनो बोलते हैं, तो बच्चा गिनता है 1 2 3, फिर यहाँ लिखता भी है 3। फिर इसके बाद इसको गिनता है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ लिखता भी है 5, फिर दोनों को जोड़ता है यहाँ। तो जोड़ के लिए हम उनको प्रतीक चिन्ह भी बताते हैं। जैसे ये आपका प्रतीक चिन्ह है, ये जोड़ की अवधारणा का प्रतीक चिन्ह है। जोड़ ऐसे दिखता है, जोड़ का ये चिन्ह है। तो ये जोड़ है, जैसे 3 और 5 हो गया ये, और 4 और 5 हो गए, 9 आ गया। तो बच्चा इसको देखता है, चित्र को देखता है। फिर उसके बाद चित्र देखने के बाद इस पर काम करते हैं हम संख्या पर डायरेक्ट। जैसे 6 और 1 हो गया 7, या 7 और 2 हो गया 9। इस प्रकार हम संख्या पे काम करते हैं। फिर उनको ये वाला अभ्यास कार्य करवाते हैं। ये सब अभ्यास कार्य करने के बाद हम उनको जैसे ये आकलन भी करते हैं बच्चे का। एमआई सीखले में हम आकलन भी करते हैं कि बच्चा कैसे कर रहा है, सही कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके आधार पर हम उनको सुधारात्मक काम भी करते हैं। जैसे जो बच्चा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम उसको उस पर काम करते हैं। एक साप्ताहिक रणनीति भी बनाते हैं, दिवसवार रणनीति भी बनाते हैं, उस पर हम काम करते हैं। आकलन हम बच्चे का जैसे पहली का फिर करते हैं, फिर दूसरी का करते हैं। समूह निर्धारण भी करते हैं, जो बच्चा ठीक से नहीं जान पा रहा है उसको समूह 1 में, समूह 2 में। फिर सुधारात्मक और सकारात्मक रवैया भी उनके साथ अपनाते हैं। फिर अंत में हम कुछ गणितीय खेल भी खेलते हैं। खेल खेलने से उनका जो दक्षता है, जो जैसे जोड़ है, तो जोड़ से रिलेटेड हम खेल खेलेंगे। जैसे संख्या रेखा पर कूदने के बाद उसी का हम जोड़ कराते हैं। जैसे दो बच्चे उंगली ऐसे खोल लिए, फिर दोनों बच्चे का उंगली में कितने उंगली होएगी? 9। ऐसे 1 2 3 4 5, 5 उंगली हो। इस प्रकार हम गणितीय खेल भी कराते हैं, और भी हम कुछ खेल खिलवाते हैं जिससे उनका जो दक्षता है वो निपुण हो जाता है। इस प्रकार हम 4 ब्लॉक मॉडल पे काम करते हैं, और सभी ब्लॉक के सभी कंटेंट्स को अच्छे तरीके से बच्चे को हम बताते हैं, जिससे बच्चा जो है अच्छा अनुभव करता है और अच्छे तरीके से सीख पाता है। जी सर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। 4 ब्लॉक मॉडल के ऊपर में आपने काफी विस्तार से और उदाहरण के साथ आपने बातचीत की। किस प्रकार जो है आप मौखिक गणित की बातचीत से शुरू करके कक्षा में कौशल शिक्षण पे काम करना, और उसके बाद कौशल अभ्यास उसी अवधारणा पर, जिस अवधारणा से आपने मौखिक भाषा की शुरुआत की थी, कौशल शिक्षण के बाद उसी पर कौशल अभ्यास हमारे अभ्यास पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक की मदद से करना, और उसी अवधारणा को और पुख्ता करने के लिए आप जो अ, गणितीय खेल की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है काफी बच्चों को काफी इंटरेस्ट या बच्चों को काफी पसंद आता होगा इस प्रकार का काम करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपने जो बताया कि आप इसमें बच्चों की भाषा का लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चे जुड़ करके आपके साथ इसमें काम कर पाते होंगे। और जो तीली बंडल का उपयोग आप कर रहे हैं, कंकड़ का उपयोग कर रहे हैं, या जो गणित माला का उपयोग कर रहे हैं, ये सारी बातें बच्चों के अनुभवों को और पुख्ता करती होंगी, और बच्चों को गणित सीखने में काफी मजा आता होगा। ये बात आपकी अनुभव से समझ में आ रहा है। तो पटेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभवों को बहुत ही सुंदर और सहज रूप में हमारे सामने रखा। मुझे जी पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक और हमारे जो श्रोतागण हैं, उन्हें आपके अनुभवों का पूरा सही लाभ मिला होगा। और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि कुछ प्रश्न भी आए हैं। उन प्रश्नों को हम कृष्णा मैडम से बातचीत कर लें, उसके बाद हम उन प्रश्नों के ऊपर भी बातचीत करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए हैं, मैं आपके साथ उन्हें साझा करूंगा। तो अब हम लोग
कृष्णा मैडम की तरफ चलते हैं। आ, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक प्रश्न हम लोग अपने श्रोताओं के लिए दें। अगर हमारे श्रोता उसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे तो वो अपने चैट विंडो पर उन चीजों को रख सकेंगे। तो ये प्रश्न ये है हमारे श्रोता साथियों कि क्या आप मानते हैं कि जब हम बच्चों की भाषा में गणित सिखाते हैं तो वे अधिक आत्मविश्वास से सीखते हैं और अधिक आत्मविश्वास से वो कक्षा की गतिविधियों से जुड़ पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर अगर आप अपने कुछ विचार चैट बॉक्स में रखना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। अ, आइए अब हम लोग चलते हैं पटेल मैडम के पास। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, मैं बघेल मैडम के पास चलना हम लोग चाहेंगे। बघेल मैडम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बघेल मैडम पिछले 4 वर्षों से लगातार संकुल समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं और वैसे वे 1998 से शिक्षा विभाग के साथ जुड़ी हैं और लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मैडम कि संकुल समन्वयक के रूप में आपकी अपनी क्या भूमिका रहती है? आप किस प्रकार से शिक्षकों के साथ जो है आप काम कर पाती हैं? इसके ऊपर में आप थोड़ी सी बातचीत करें कि आपका मुख्य दायित्व क्या है और आप संकुल अपने संकुल के शिक्षकों को किस प्रकार से अकादमिक सहयोग प्रदान कर पाती हैं? कृष्णा मैडम। हाँ सर, नमस्कार। धन्यवाद सर। ये हमारे दर्शक गण, सारे शिक्षकों को मेरे तरफ से नमस्कार। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे संकुल समन्वयक के नाते यहाँ पर अनुभव साझा करने का मौका दिया। संकुल समन्वयक के सबसे पहले तो ये होते हैं सर कि सबसे पहले शिक्षक के करीबी होते हैं। ये सहयोग करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं और प्रेरणा देते हैं और उनके काम को बेहतर रूप से कार्य करने के लिए सपोर्ट मैं करती हूँ उनको। और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है स्कूलों में, उसको बढ़ावा देकर शिक्षक को अपना बदलाव करने में उनको संभव करवाती हूँ। ये अवलोकन की प्रक्रिया तो सर सबसे पहले ये होता है कि संकुलों में मेरे द्वारा सबसे पहले शिक्षकों को अवलोकन से पूर्व मैं कुछ उनको बताती हूँ कि आपके स्कूलों में मुझे आप लोगों का अवलोकन करना है। और फिर उसके बाद अवलोकन के बाद में जो भी गतिविधियां है उसको मैं देखती हूँ, अवलोकन करती हूँ और पीछे बैठकर सारा चीज देखते रहती हूँ। इस तरह से प्रक्रिया बाद में हर चीज पढ़ाई जो वहाँ बहुभाषा का चल रहा है उसको बीच में मैं देखते रहती हूँ और नोट करते जाती हूँ। उसके बाद कुछ फीडबैक देती हूँ, सकारात्मक और सुधारात्मक, और उसको मैं लिखित और मौखिक दोनों रूप में देती हूँ। मैं सबसे पहले कक्षा में शिक्षक संदर्शिका का जो योजना है वो उसके अनुसार शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज मैं देखती हूँ सर। और योजना में ये भी देखती हूँ कि प्रत्येक जो कालखंड है उसके अनुसार वो गणित कौशल कार्य कर रहे हैं कि नहीं, और मुख्य दक्षता पर बातचीत बच्चों के साथ करते हैं कि नहीं, अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करते हैं कि नहीं, और खेल गतिविधि जो होता है उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज मैं देखती हूँ। और इसके बाद जो वो हमारे यहाँ और भी ये अवलोकन के दौरान मैं ये चीज और भी टिप्स देखती हूँ कि बच्चे सहज और स्वतंत्र रूप से वो खुश होकर सीख रहे हैं कि नहीं, और सीखने की जो प्रक्रिया है वो बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेकर वो सीख रहे हैं कि नहीं, और कक्षा में जो प्रिंट वातावरण रिच है वो इस्तेमाल सही है कि नहीं कक्षा में,
और भाषा का जो और गणित सिखाने के लिए जो भी उपयुक्त प्रक्रिया है इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, और बच्चों की भाषा परिवेश को कक्षा में शामिल किया जा रहा है कि नहीं, और ये सारे ये गतिविधियां जो है गणित सिखाने के लिए अनुरूप है कि नहीं, इस पर मैं अवलोकन देखती हूँ। और उसके बाद मैं कुछ उन लोगों को, वो टीचर और शिक्षकों को कुछ अनु मतलब सुधार के लिए महत्वपूर्ण कुछ मैं सकारात्मक और सुधारात्मक टिप्स लिखती हूँ। ये भी एक या दो ही फीडबैक देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जब सुझाव देती हूँ तो शिक्षक उसमें सहज महसूस करे, अलग न समझे, इस बात का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और पढ़ने पर कुछ कुछ मैं डेमो भी करती हूँ, जैसे यहाँ पर अवलोकन के दौरान कहीं पर जैसे कुछ बच्चे को सीखने में सहभागी नहीं हो रहे हैं पूर्ण रूप से, तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, उसमें कुछ शिक्षक की कमियां भी दिखती है मुझे, कि सहभागी नहीं हो रहे हैं तो उनकी स्थानीय भाषा का उपयोग शिक्षक नहीं करने के कारण वो सहभागी नहीं हो रहे होंगे। तो इसको भी मैं शिक्षक को बोलती हूँ कि आप लोग बच्चों की स्थानीय भाषा का उपयोग करें, और कक्षा में जो भी गणित के कौशल है उसको जो कमियां दिख रही है उसको ज्यादा बेहतर बच्चा सीख सकता है। इस तरह से मैं उन्हें मार्गदर्शन करती हूँ, बताती हूँ, सहयोग करती हूँ। और जैसे कभी या फिर और कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है गणित सिखाने के लिए, और उसमें भी कुछ अनुभव अपना मैं उनको बोलती हूँ पहले कि आप कैसे सिखाते हैं, उसके बाद उनको मैं अपना जानकारी इस तरह से करिए, जैसे गणित विधि में कई बच्चे कमजोर रहते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं, तो उनको किस तरह से सिखाते हैं। कई बार तो मुझे चुनौतियां भी आती है कि बच्चे मैडम नहीं सीखते हैं जल्दी से, जोड़ नहीं सीख रहे हैं, 6 को 9 लिख रहे हैं, 9 को 6 लिख रहे हैं, 9 को 6 लिख कृष्णा रहे हैं, मैडम। 6 लिख रहे हैं, ऐसे इस तरह से कृष्णा उनका। मैडम। जी। कृष्णा मैडम। हाँ सर, बोलिए। आ, आ, थोड़ा थोड़ा हम लोग जो आपने अभी बातचीत की अभी, हम लोग थोड़ा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप अवलोकन पे कार्य करती हैं तो अवलोकन की आपकी प्रक्रिया क्या होती है। अगर हम लोग जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे, 3 हिस्सों की बात आप कर रही थी, अगर आप थोड़ा सा उस पे हम लोग ध्यान दें कि जो आपकी जो 3 हिस्से हैं हमारे अवलोकन के, उस पे थोड़ा सा अगर आप एक बार जो हमारी स्लाइड पे अभी दिख भी रहा है, अ, इस पे थोड़ी सी अगर हम बातचीत कर पाए तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको समझ पाने में थोड़ा अच्छा होगा। स्लाइड आप देख पा रही होंगी स्क्रीन पर, जी 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 जी। अगर आप इस पे थोड़ी सी बातचीत कर लें। हाँ सर, मैं इसमें अवलोकन से पूर्व कोई भी स्कूल हो, जैसे मेरे अंडर में 4 स्कूल है बहुभाषी वाले, या फिर ऐसी भी है प्राइमरी जहाँ पर पहली दूसरी तीसरी पांचवी तक क्लास चलते हैं, तो इसमें अवलोकन के पूर्व मैं जिस स्कूल में मैं अवलोकन के लिए जाती हूँ उसमें पहले ही उन टीचर को और वहाँ के शिक्षक को मतलब मैं बता दे रहती हूँ कि कल मैं अवलोकन में आऊंगी, आपका उस दिन का विषय क्या है ना। इस तरह से उनको पाठ योजना पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती हूँ। और उसके बाद अवलोकन के दौरान जैसे मैं वहां पहुंच जाती हूँ, गतिविधियां चलता है, जो चीज वो एक दिन पहले बोले थे कि आज गणित का कक्षा में देखूंगी, तो वो अपना शुरू करते हैं। और गणित कक्षा शुरू करने से वहाँ क्या है, अपना जो भी योजना है गणित में, चारों खंड के माध्यम से वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, मौखिक गणित बातचीत, गणित दक्षता और अभ्यास पुस्तिका, गणित खेल, ये सारा चीज कर रहे हैं कि नहीं, ये
पीछे बैठ के सारा चीज मैं ऑब्जर्व करते रहती हूँ और इसको नोट करती हूँ, बीच में कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और उसके बाद अवलोकन के बाद जो भी हमें वहां कमियां लगा, शिक्षक को फीडबैक के रूप में कुछ हम पहले उनसे चर्चा करते हैं कि आप लोगों को क्या परेशानी हुई, पहले उनसे बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद सकारात्मक उनको पहले तो सुझाव देते हैं, सहज बनाते हैं स्वतंत्र रूप से, शिक्षक और जो हम अवलोकन में जाते हैं वो अपना बात पूरे बोल पाए, उनको बताते हैं उदाहरण देकर। और मौखिक बातचीत भी उनके साथ मैं करती हूँ। और जो मुझे वहां पर अवलोकन में दिखा, जैसे कभी कभी क्या है, चारों खंड के माध्यम से पढ़ा तो रहे, लेकिन कुछ उनके बाद पढ़ाने में पढ़ाते पढ़ाते कुछ कौशल छूट जाते हैं। गणितीय कौशल अगर छूट जाता है तो उनको मैं बोलती हूँ कि अब ये गणितीय कौशल को ज्यादा बेहतर आप उपयोग करके बच्चों को गणित के कौशल को और अधिक आगे बढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो। इस तरह से मैं उनको बताती हूँ। जी 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 मैडम जी, बहुत बहुत। तो अभी जो आपने प्रक्रियाओं की बात की, जो आपने बताया कि अवलोकन के पूर्व, अवलोकन के दौरान और अवलोकन के बाद, आपने अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आप अवलोकन की प्रक्रिया होती है। अभी आपने ये बताया कि अवलोकन के दौरान आप कक्षा में पीछे बैठती हैं और कक्षा की जो भी गतिविधियां हैं उनका अवलोकन करती रहती हैं और कुछ नोट करती हैं। तो जी आप किस आधार पर, मतलब आपके क्या वो होते हैं, किन बिंदुओं पर आप जो है कक्षा का अवलोकन करती हैं, वो अगर आप इस पे कुछ 1 मिनट में आप अपनी बात कर सकें तो। अवलोकन के शिक्षण अवलोकन के बिंदु क्या है आप, पटेल मैडम, बघेल मैडम हाँ। प्लीज। हाँ सर, शिक्षण प्रक्रिया के अवलोकन के बिंदु हैं सर। वहां पर मैं ये देखती हूँ चारों खंडी में कि बच्चे जो क्लास चल रहा है उसमें बच्चे सहज और खुश वातावरण से बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं, और क्या सीखने की जो प्रक्रिया है वो बच्चे की मतलब सक्रिय भागीदारी है कि नहीं वहाँ शिक्षक के साथ, जो शिक्षक बता रहे हैं। और कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण है कि नहीं, उनके इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं सहायक सामग्रियों का, ये देखती हूँ। और जैसे बच्चे की भाषा का परिवेश से कक्षा में शामिल किया जा रहा है कि नहीं, कि खाली हिंदी बोला जा रहा है, बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, ये चीज मैं देखती हूँ। और क्या इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसमें अवलोकन के माध्यम से गतिविधि जो कराते हैं वो सीखने के अनुरूप है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है। जो भी गणित सिखा रहे हैं, जोड़ घटाव और जो भी चीज है, अभिव्यक्ति क्षमता बच्चे में हो रही है कि नहीं, सीख रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज। और कक्षा में गणित शिक्षण के लिए ये उपयुक्त प्रक्रिया जो अपना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा ये इसके बिंदु देखती हूँ। ओके जी। तो काफी गहराई से आप अपनी कक्षाओं का अवलोकन करती हैं और जिन बिंदुओं पर आपने बात की कि बच्चे सहज हैं कि नहीं है, बच्चों की भाषा का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, बच्चों के स्तर की गतिविधियां हैं कि नहीं, या प्रिंट रिच वातावरण है कि नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के सीखने के लिए। तो जब आप अवलोकन कर चुकी होती हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिलती होंगी जो शिक्षक बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसी बातें भी आपको शायद दिखती होंगी जहां पर आपको लगता होगा कुछ सुधार की गुंजाइश है। तो ये जो बातें आप नोट करती हैं, इनको आप शिक्षकों तक कैसे पहुंचाती हैं? ये आप किस तरीके से उस पर काम करती हैं ताकि शिक्षकों को ये समझ में आए कि जो काम वो अच्छा कर रहे हैं उसको और मजबूती से करें, और जहां सुधार की कोई गुंजाइश दिखती है तो वहां पर हमें आगे कुछ और अकादमिक रूप से काम करने की जरूरत है। तो इसके बारे में आप अपना थोड़ा अनुभव बताएं कि कैसे आप अपनी बातों को शिक्षकों तक पहुंचाती जी, पहले तो सर मैं शिक्षक से अपने आपस में बैठ के बच्चों के और उनके सीखने के स्तर के बारे में विचार विमर्श करती हूँ शिक्षकों के साथ में बैठ के। उसके बाद जो अवलोकन में
बिंदु मैंने लिखा है कुछ उन क्लास में, उनको साझा करती हूँ। और जरूरत के अनुसार जैसे कुछ शिक्षक को ऐसे सुझाव देती हूँ जिन्हें वो मतलब अपना सके, कक्षा के लिए भी सूटेबल हो जाए, और जैसे पिछड़े बच्चों के लिए भी शिक्षक की योजना को समझाती हूँ और जरूरत अनुसार सुझाव देती हूँ। जैसे मैं कहीं कहीं अवलोकन में जाती हूँ, कुछ बिंदु मुझे अवलोकन में दिखाई देता है कि वही कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं स्थानीय भाषा से। हमारे स्कूलों में अधिकतर ये छत्तीसगढ़ी बोली बोलने वाले शिक्षक हैं, वो अधिकतर हिंदी का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि सर आप स्थानीय भाषा का थोड़ा उपयोग करेंगे और सीखेंगे तो बहुत अच्छा से आप कर सकते हो, और बच्चे अच्छे समझ सकते हैं। जो सहज तरीका से जो बच्चा नहीं सीख रहा है या समझ नहीं बना रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर वो अपना भाषा से आप बोलोगे तो ज्यादा समझेगा। और मैं भी जाती हूँ तो उन बच्चों को हल्वी में बात करती हूँ उस क्लास में, जैसे शिक्षक कुछ सिखाते रहते हैं, जोड़ घटाव को अच्छे से नहीं कर पाते हैं उस कमजोर बच्चे लोगों को, तो मैं बोलती हूँ बेटा आपको तुमके अच्छा सीख तो रहा है नहीं, और सिखुन बारी तुमके दूसरा के बल सिखा तो रहा है, ये गुरुजी मन सिखा सो तुम 6 के 9 बनासा 9 के 6 बनासा एक एक कसन सीख तो रहा है सर, सिखाए सिखाए तुम उनके हिसाब से सीख तो रहा है। ऐसे ऐसे कुछ बिंदु मेरे सामने आते हैं, और कुछ जरूरत पड़ने से क्या है, मैं उनको यही सुझाव देती हूँ कि बच्चा को बार बार 6 को 6 हवा में बोलिए और ब्लैक बोर्ड में उसको लिखवाइए, फिर बार बार उसको प्रैक्टिस करवाइए, तो बच्चा भी बोलेगा वो अंक को और सुधारेगा। 9 को 6 लिख रहा है तो वो भी वो समझ उसको बनेगी। इस तरह से आप बार बार उसको कोशिश करोगे ब्लैक बोर्ड में लिख के या हवा में लिखवाओगे, तो बच्चा बहुत अच्छा से सीख सकता है, और उसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा मैं मोटिवेशन उन शिक्षकों को करती हूँ। और कभी कभार ये भी मुझे दिखाई देता है कि कमजोर बच्चे रहते हैं और वो उनका गृह कार्य नहीं किया हुआ रहता है, वो प्लानर के अनुसार तो पढ़ाते हैं लेकिन उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं में शिक्षक का हस्ताक्षर और बच्चा का हस्ताक्षर नहीं हुआ रहता है, अधूरा रहता है। तो वो भी मैं उन बच्चे लोगों को कमी को देखती हूँ, और स्वयं ही बच्चे लोगों को हल्बी में बात करती हूँ, और बच्चे आप लोग इस चीज में कम सीख रहे हो, मैं आपको सिखाऊंगी और आपके टीचर भी सिखाएंगे, चलो साथ में मिलकर हम लोग इस चीज को करेंगे। उनके भाषा से मैं बात करती हूँ, और टीचर को भी बोलती हूँ कि सहज उनके साथ बैठे गोला में, और कमजोर बच्चे को पिछड़ रहे उन बच्चे को विशेष 3 से 4 बजे के बीच में उनका उपचारात्मक शिक्षण करें अभ्यास पुस्तिकाओं में, तो ज्यादा बच्चा बेहतर सीख सकता है। ऐसा उन्हें मैं मोटिवेशन करती हूँ। ओके। जी। जी। आ, अच्छा, बढ़िया। आपने अपने अनुभव बताए हैं मैडम कि किस तरीके से आप शिक्षकों के साथ भी और समय मिलने पर आप बच्चों के साथ भी सीधे काम करने का प्रयास करती हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जो बच्चे, जब आप अवलोकन करती हैं और जो आपके नजरों में ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो उन कौशलों पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं या वो दक्षताओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप बच्चों के शिक्षकों को जो फीडबैक देती हैं वो सकारात्मक और सुधारात्मक जो भी आप फीडबैक देती हैं, शिक्षक उस पर काम करके बच्चों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि बच्चों की भाषा का उपयोग करना, जो भी पटेल सर की बातों से भी निकल के आया कि बच्चों की भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है गणित शिक्षण के अंदर में, जो आप भी जिसके ऊपर में शिक्षकों के साथ लगातार कार्य करती हैं। तो मैडम ये आपने ये तो अ, अ, एक तो इस बारे में तो हम लोग की समझ बन पाई है कि आपने अभी, आप जब स्कूल जाती हैं तो किसी एक स्कूल या एक दिन में 2 स्कूल विजिट करती हैं, और वहां पर एक एक शिक्षक या हमारे जो उस स्कूल के जो शिक्षक हैं, आप उनके साथ काम करती हैं। अब
क्या कोई ऐसा भी आप तरीका अपनाती हैं मैडम, जिससे कि आप अपने संकुल के अधिकांश शिक्षकों के साथ एक साथ बात कर पाए? क्या ऐसा कोई आपका तरीका है जिसमें आप एक साथ सारे शिक्षकों के साथ बैठ करके आप उस पे जो है शिक्षकों को जो भी नवाचार कर रहे हैं या जो उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक साथ बैठ करके सुनना और एक दूसरे की मदद से उनको हल कर पाना, ये चीज क्या आप कर पाती हैं? जी सर। इसके ऊपर आप अपने कुछ विचार जो है हम लोग के साथ हाँ, साझा करें। हाँ सर, मेरे अवलोकन में प्रत्येक स्कूल का लिखित मेरे पास रहता है, कहाँ पर क्या कमियां हैं, शिक्षक के द्वारा कहाँ गलत क्या पढ़ाने में सारा चीज का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा नोट करती हूँ। और दो चार और भी बच्चों के ऊपर का पढ़ाने का तरीका, सारा चीज को मैं नोट करके रखे रहती हूँ। और उनको एक मासिक बैठक बुलाकर सभी को अवगत कराती हूँ कि आपका बैठक रखा गया, इस दिन आप सभी को उपस्थित होना है, इस विषय पर चर्चा है। बोलकर मैं बोलती हूँ, सारे टीचर आ जाते हैं और आपस में सब हम चर्चा करते हैं, बैठते हैं। और मेरे द्वारा पहले उनका अनुभव सुनती हूँ, आपका पढ़ाने का तरीका में क्या परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, ऐसा वैसा सारा चीज पूछती हूँ। तो वो खुद भी बोलते हैं कि मैडम, आप उस दिन आए थे तो हम अच्छे से करें, लेकिन इस चीज में हम नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा आप मोटिवेशन और करें यहाँ पर, ऐसा करके उन लोग बताते हैं। और आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं शिक्षक लोग। और मैं भी बोलती हूँ कि आपके यहाँ ये चीज कमियां हैं सीखने में। उस दिन जो बच्चे लोग ध्यान से नहीं बैठ रहे थे, दो चार आपके यहाँ नाम लेती हूँ, अलग अलग स्कूल का मैं पूरा डिटेल वहां बताती हूँ कि आपके यहाँ ये जो तीन चार कमजोर बच्चे हैं, धीरे सीखने वाले बच्चे हैं, उनको आपको सतत उनके साथ कार्य करने की आवश्यकता है, और बहुत अच्छा से बच्चे सीख जाएंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी चीज को, लेकिन थोड़ा अभ्यास पुस्तिका को प्रतिदिन उनकी देखने की आवश्यकता है। और जो प्लानर है सप्ताह के अनुसार पढ़ाने का, वो भी आप रूटीन प्रतिदिन करते जाएं, तो वो बेहतर सुधर सकता है और बच्चे भी अपने गणित कौशल को आगे अच्छा से कर सकते हैं। इस तरह से मैं वो बैठक में बताती हूँ। और शिक्षक भी अपना समस्या बताते हैं, उसको भी समस्या समाधान आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, कौन सा स्कूल में क्या कैसे पढ़ा रहे हैं नवाचारी के माध्यम से, उसको भी शेयर करती हूँ। जैसे कई बच्चे क्या है, एक दूसरे से भी सीखते हैं, टीचर से नहीं सीखते हैं, तो उनके ग्रुप बना लीजिए आप लोग अपने अपने स्कूलों में, होशियार बच्चे लोगों का, और उनको बांट दीजिए कोई क्लास में। जैसे एक स्कूल है मेरे अंडर में, 33 बच्चे हैं पहली क्लास में। वहां पर क्या है, शिक्षक बोलते हैं कि हम सभी का कॉपी और सब बच्चे को देख नहीं पाते हैं, जांच नहीं करते हैं। तो मेरे द्वारा वहां पर ऐसा सुझाव दिया गया कि आप लोग चार ग्रुप बनाइए, 8-8 रहेंगे और एक में एक बच्चा रहेगा, 9 बच्चा रहेगा। तो इस तरह से ग्रुप लीडर बना दीजिए, और वो बच्चा अपना सारे लोग का वर्क बुक देखेगा और सिखाएगा भी, समझाएगा भी। कभी कभी क्या होता है, बच्चा, मेरा अनुभव है कि बच्चे शिक्षक से ज्यादा अपना दोस्त से भी सीखता है, और उससे उसके उसके साथ ही आगे बढ़ता है। वो जैसे बता दे रहेगा कि आपको यहाँ तक करना है, तो वो कर लेता है बच्चा। और ग्रुप में पूरा अच्छे से सीखते हैं। और प्रतिदिन वो उन लोग अपना अपना समूह वाले करेंगे और जांच करेंगे ऐसे। और आप फिर बीच बीच में देखते जाइए, वो गति बढ़ते जाएगा। और मेरे द्वारा ऐसा करने से सारे जगह में ग्रुप बना दिया गया है, बच्चे देखते हैं, टीचर भी देखते हैं। और जो कमजोर बच्चे हैं, धीरे सीखने वाले, वो बच्चे भी अभी अच्छे से सीख रहे हैं, उनकी भाषा से सीख रहे हैं और स्वतंत्र रूप से सीख रहे हैं। और ओके मैडम। जी आप अ, संक्षेप में क्या पीएलसी के बारे में कुछ बात कर पाएंगे मैडम, संक्षेप में? जी, ये पीएलसी ये है सर, हमारे यहाँ सभी अलग अलग विषयों के लिए साप्ताहिक या मासिक बैठक होता है, जिसमें गणित पढ़ाने वाले और
हिंदी पढ़ाने वाले, भाषा पढ़ाने वाले सारे दोनों टीचर आते हैं, और एक एक विषय पढ़ाने वाले भी आ जाते हैं। तो आज गणित का है तो गणित वाले आते हैं। इसमें पीएलसी में क्या है, एक दूसरे के साथ शिक्षक अपना शिक्षक कौशल को साझा करते हैं, और अपने स्कूलों में अपने बच्चों को बेहतर ढंग से किस तरह से सिखा सकें, इसके लिए आपस में चर्चा करते हैं, और नया नया नवाचारी एक दूसरे से सीखते हैं और अपने क्लासों में जाकर इसको सिखाते हैं। और ये पीएलसी हमारे संकुलों में महीना में या 15 दिन में होते रहता है। आपस में एक दूसरे का नवाचारी सीखते हैं और चर्चा होता है, समस्या को समाधान करते हैं। इसमें मैं खुद रहती हूँ, और आसपास के एक कई जोन में 10-15 स्कूल होते हैं, उन लोग भी आ जाते हैं। या फिर संकुल स्तर का करना है तो छोटा रूप में भी करते हैं, और बड़ा रूप में करना है तो जोन स्तर में करते हैं। इस तरह से बैठक करके आपस में नवाचारी सीखते हैं और उसको अपने स्कूलों में ले जाके फॉलो करते हैं। ओके, धन्यवाद मैडम। आपने जो पीएलसी के बारे में, या जो आपने अपने मासिक बैठक के बारे में जो आपने जानकारी दी, अ, अब हम लोग, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखते हुए, हम लोग ये, एक प्रश्न है हमारे दर्शकों के लिए कि आपके अनुभव में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण ने गणित को बेहतर बनाने में कैसे मदद की है? क्योंकि हमारे साथ बहुत से सीएससी साथी भी जुड़े होंगे इस पूरे कार्यक्रम में, हमारे शिक्षक भी जुड़े हैं। तो आप लोगों के क्या अनुभव हैं? सहयोगात्मक पर्यवेक्षण जो है वो किस प्रकार गणित को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है? आप अपने जवाब, आप अपने अनुभव हमें चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करें। क्योंकि अब हम वेबिनार या संवाद के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं हमारे दोनों वक्ताओं से ये आग्रह करूंगा कि पहले मैं पटेल सर से कहना चाहूंगा कि आप, आपके अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे हमारे पूरे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, कि गणित की कक्षा जब भी हम संचालित करते हैं तो क्या ध्यान देने की बातें होती हैं, विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना होगा? पटेल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी सर। जी सर। संजय सर, जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि जैसे हमको अगर गणित सिखाना है बच्चों को, तो सबसे पहले बच्चा है, ये भी हमको ध्यान देने वाली बात है। तो बच्चा जो है, सबसे पहले तो तनाव मुक्त रहे, भय मुक्त रहे, है ना। उसको एक वातावरण देना चाहिए। और वातावरण अगर उसको अच्छा मिलेगा, बच्चे को अगर सीखने का वातावरण मिलेगा, तो वो बेहतर आपसे जुड़ सकता है। जैसे मेरे यहाँ एक बच्चा था सर, वो आ, नाम नहीं बता रहा हूँ। जैसे एक बच्चा था, वो बहुत डरा डरा रहता था, मतलब ठीक से जुड़ नहीं पा रहा था। तो मैंने उसको उससे संबंधित कुछ बातें की, उसके घर से बातें की, घर से संबंधित बातें की। उसके बाद उसको मैं उसके साथ खेला, और खेलने के बाद उसको कुछ कुछ सिखाया, और उसको ठोस वस्तु से अनुभव कराया, तो बच्चा मेरे साथ जुड़ गया। और जुड़ने के बाद उसको मैं अभी लगातार सिखा रहा हूँ, तो वो सीख भी रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। अभ्यास पुस्तिका में भी अच्छा कर रहा है, और दक्षताओं पर भी अच्छा काम कर रहा है। अब ऐसी एक और उदाहरण मैं दूं, तो मेरे स्कूल में एक दिव्यांग बच्ची भी है, जो ठीक से सुन नहीं पाती है। अ, वो भी अच्छा कर रही है। अभी उनके साथ मैं चित्रों पर काम किया, ठोस वस्तुओं पर काम किया, और उनको मैं अभ्यास पुस्तिका में भी लगातार सहयोग दिया, और मुख्य दक्षता पर भी अच्छा काम किया। तो वो भी अच्छा काम कर रही है, वो भी जुड़ पा रही है, बहुत अच्छा जुड़ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। और उसके बाद बच्चों की भाषा भी बहुत जरूरी है। अगर हम गणित सिखा रहे हैं तो उनकी भाषा को प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे बहुभाषी क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में हो आप, तो पहले आप देखो कि वो कौन से भाषा बोल रहा है, कौन से भाषा में कंफर्टेबल है, उसको पहले जानना है, फिर उसी में सिखाना है, और बाद में हमको मानक भाषा की ओर जाना है। तो पहले उसकी स्थानीय भाषा या मातृभाषा पर जोर देना है, फिर उसको लेते हुए हमको मानक भाषा को सिखाना है।
फिर मिली जुली भाषा का भी उनको आजादी दें कि वो कुछ भी टूटे फूटे शब्दों में बोल सकें। अगर हल्बी अच्छा से आ रहा है लेकिन हिंदी नहीं आ रहा है तो फिर भी हिंदी को कुछ कुछ बोले वो, या हल्बी का ही उपयोग करें, फिर धीरे धीरे हल्बी से हम हिंदी में जाएं। इस प्रकार हमको मिली जुली भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। और हमको सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उनको सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, उन पर अलग से समय भी दे सकते हैं हम। तो इस प्रकार हम 60 मिनट या 90 मिनट की कक्षा में एक बेहतर रणनीति बना के बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। कृष्णा मैडम, आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, जैसे गणित कक्षा में हमको और क्या ध्यान देने वाली बात है। जी कृष्णा मैडम। जी, शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है। कृष्णा मैडम म्यूट पर हैं, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है कृष्णा मैडम। अ, पटेल सर, आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी हाँ सर, सर, आवाज जैसे आ रही है। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ मैडम, आप आ कंटिन्यू रही है कीजिए मैम। प्लीज। हाँ सर। गणित कक्षा में ध्यान देने योग्य बातें तो कल्पना और तर्क करने में भरपूर अवसर हमको प्रदान करना है सर, शिक्षक बच्चे को। ये कल्पना जब भी करेगा वो सारा चीज समझेगा गणित के लिए। उनको भरपूर समय हमको देना पड़ेगा बच्चे को। सवाल के क्यों कैसे, खुले छोर बंद छोर, ये सारे चीज को उनको सोचने के लिए बच्चे लोग को बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से कर सकते हैं। और ये बच्चों की भाषा में शिक्षण सामग्री का उपलब्धता, ये बच्चों की भाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध रहेगा और उनके स्थानीय भाषा का शब्दकोश रहेगा तो बच्चा बहुत ज्यादा से सीख सकता है। और आत्मविश्वास के साथ कोई भी प्रयोग करके वो अपना विश्वास से गणित के कौशल को उपलब्ध करा सकता है। और स्थानीय भाषा का सबसे पहले उनको सामग्री में उपयोग करना है शिक्षक को। और स्थानीय जो समुदाय की सहभागिता भी बहुत जरूरी है गणित की कक्षा में ध्यान देने के लिए। ये उनके माँ बाप से जोड़ के रखना है अपने स्कूलों में शिक्षकों को। और कोई व्यवसायिक शिक्षा है वहां पर भी दिखाना है। बच्चा उसके माध्यम से भी जोड़ घटाव सीखेगा। और फिर कोई कुछ गणित के सहायक सामग्री का उपयोग या कुछ भी कर रहा है, या सहभागी संसाधनों का जैसे है पुस्तकालय है या अन्य संसाधन सारा को कैसे करते हैं, वो सारा चीज को हम दिखाएंगे पढ़ाते समय। और कोई व्यवसाय कैसे करते हैं उसको बुलाकर उनको जोड़ेंगे, स्कूल के माध्यम से आएंगे बताएंगे तो बच्चे सीखेगा। और उसमें क्या है, अपनी सोच साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, एक गणित का खेल करेंगे, समस्या समाधान सारा चीज कर सकते हैं। सीखने के प्रति वो रुचि भी बढ़ा सकता है और गणित के प्रति वो जी सकारात्मक दृष्टि अपना सकता है। इस तरह से गणित की जी कक्षा में ध्यान देने जी योग्य बातें हैं। और गणित को वास्तविक जीवन में भी वो जोड़कर अपने जीवन में उपयोग कर सकता है, बहुत जरूरी है। जी। ओके। जी धन्यवाद पटेल सर, धन्यवाद मैडम, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकर्षित किया है गणित की कक्षा के लिए। अ, साथियों, अब चूंकि हम लोग ने काफी विस्तार से मैडम और सर के साथ बातचीत की, आपने ये समझा कि बस्तर जैसे भाषाई विविध जो विविधता है जहाँ पर, वहाँ आप किस तरीके से
हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो गणित की कक्षा में चाहे वो ईएलपीएस ईएलपीएस का तरीका हो, पद्धति हो, या 4 ब्लॉक मॉडल की बात करने की बात हो, स्थानीय जो परिवेश की सामग्री है उसका उपयोग करने की बात हो, या स्थानीय भाषा में विकसित की गई विषय वस्तु या सामग्री, जो पठन सामग्री है उसकी बात हो, अ, या स्थानीय भाषा का लगातार उपयोग करना हो, किस प्रकार से जो हमारे समन्वयक साथी हैं वे जो कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन करके शिक्षक साथियों को जो भी एक सुधारात्मक और सुधारात्मक फीडबैक दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज जो हैं, पीएलसी, जिसके बारे में कृष्णा बघेल मैडम ने बात की, कि वहाँ ऐसे ये एक ऐसे शिक्षकों का समूह है जो कि एक एक विषय के आधार पर जो है बनती हैं, और उनके आधार पर जो है वहाँ बैठकें होती हैं, और वे एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और नवाचार पे बातचीत भी करते हैं। तो मैं पटेल सर और कृष्णा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य और मूल्यवान जो है अपना अनुभव जो है वो साझा किया है। अ, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं जो मैं पटेल सर से बात करना चाहूंगा। पटेल सर के लिए कुछ अ, प्रश्न है। पटेल सर, जी आपसे सर। एक हाँ। प्रश्न, आपके लिए ये प्रश्न आया है कि हाँ। मौखिक विकास के बाद अंक पहचान हेतु आपका तरीका क्या रहता है, कृपया बताइए। दो जी प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि जब आप मौखिक भाषा, जो आपने अभी 4 ब्लॉक मॉडल की बात की, उस पे जो है विकास जब मौखिक भाषा का होता है तो अंक पहचान का आपका क्या तरीका होता है, इस पे अगर आप 1 मिनट 2 मिनट अपनी बात रख पाए तो। पटेल सर। जी सर। जी सर। सबसे पहले सर, बच्चा जो है और संख्या पूर्व अवधारणा जब बच्चे को हम सिखा लेंगे, सिखाने के बाद हमको संख्या पहचान या अंक पहचान पटेल कराना है। सर, आप बात संख्या सुन पा रहे पूर्व। हैं? जी सर। हाँ। मुझे लगता है कि जो हमारे साथी जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो शायद ये हाँ पूछना सर। चाह रहे हैं कि अ, जब हम मौखिक बातचीत कर लेते हैं तो जब हम कौशल सिखाने की जब बात करते हैं, उस समय हम जो अंक पहचानने की जो बात होती है उसमें हम किस तरीके से बच्चों के साथ काम करते हैं, इसके जी ऊपर सर। अगर आप पटेल सर कुछ अपने संजय अनुभव सर, आवाज साझा आ रहा करना है क्या? चाहें। संजय सर, आवाज आ रहा है? जी सर। आ रहा है आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है पटेल सर। आ रहा है सर। जैसे हम संख्या पूर्व अवधारणा पहले सिखाते हैं, उसको सिखाने के बाद हम संख्या पहचान कराते हैं। जैसे बच्चे को हमको तीन की पहचान करवाना है, तो तीन की पहचान करवाने के लिए हम तीन ठोस वस्तुओं के साथ पहले काम करते हैं, और ठोस वस्तुओं को हम बच्चे को अनुभव कराते हैं, उसका पिक्चर दिखाते हैं, फिर उसका सिंबल या प्रतीक चिन्ह बताते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मेरे पास तीन स्टिक है, तो तीन स्टिक को मैंने बच्चे के साथ अनुभव कराया कि एक, दो और तीन। तीन बताने के बाद मैं उसको इस तीन का पिक्चर बता सकता हूँ। जैसे तीन मेरे पास स्टिक है और तीन मेरे पास पेन है। ठीक है। और उसके बाद तीन को हम कैसे लिखें, तो तीन को हम लिख के जैसे बताते हैं, जैसे मैडम भी बोल रही थी, हवा में लिखेंगे, फिर किसी के चेहरे पे, किसी के पीठ पे, ब्लैक बोर्ड पर। फिर तीन को हम कैसे लिखते हैं उसको हम ऐसे लिख के बताएंगे, है ना। इस प्रकार हम लिख के बताएंगे तो बच्चा क्या है, तीन के प्रतीक चिन्ह को भी समझेगा। ठीक है। फिर तीन से रिलेटेड हम कुछ खेल भी खिलवा सकते हैं। जैसे तीन समझ जाओ हमारे पास तीन है, तो तीन हम उनको ये तीन दिखा दिए, और तीन पर या बहुत सारे ऐसे कार्ड को रख दिए और तीन में कूदो बोल दिए, तो बच्चा जो है तीन को समझ पाएगा और उस पर कूदेगा, तो एक खेल भी हो जाएगा। इस प्रकार हम संख्या सिखाते हैं, अलग अलग संख्या या अंक को लेकर। हम जैसे बड़ा संख्या है तो हम बंडल भी बनवा सकते हैं, इकाई दहाई का हम खेल, ये जैसे तो दहाई मानेंगे इसको इकाई, तो हमारे पास एक बंडल है और दो खुला है।
तो ये इसको 10 मानेंगे, और 11 और 12, तो हमारे पास ये 12 हो गया। इस प्रकार ये 12 हो गया, फिर एक तिली और जोड़ दिए, तो ये 10 और 3 13 हो गया। इस प्रकार हम उनको संख्या सिखाते हैं, संख्या से पहचान कराते हैं मौखिक गणित के बाद। जी, शायद समझ आया होगा मेरे दर्शकों को। धन्यवाद पटेल सर। जी। अ, एक आखिरी प्रश्न जो आपकी आपके लिए ही है, वो ये है कि जब आप गिनती, तो बच्चे जान जाते हैं, जैसे आपने बताया संख्याओं की पहचान आपने करा दी, गिनती बच्चे जान गए, पर 2 या 3 में अंतर नहीं कर पाते, उसके लिए क्या करना चाहिए? 2 या 3 में अंतर करना है तो वो कैसे कर पाए बच्चे, ये सीख पाए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात। हाँ, सामान्यतः देखने में आया है सर कि 2 या 3 तो बच्चे समझ जाते हैं। जनरली 6 या 9 में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। 6 को उल्टा लिख देते हैं, 9 को, तो उसमें कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 की बात करूं तो दो ठोस वस्तु को हम ले लेंगे, है ना। फिर दो पर हम पहले काम करेंगे, जैसे ये दो है ना, तो दो गिन के बताएंगे। जैसे गिन माला से भी हम गिन सकते हैं, एक दो दो है। फिर दो को हम इधर से भी बता सकते हैं, एक दो, फिर दो ये है। फिर दो को हम लिखना भी सिखा के देंगे। फिर दो सिखाने के बाद हम 3 पर भी वैसे ही काम करेंगे, है ना। फिर बच्चे को हम जोड़ी मिलाओ का खेल भी खेल सकते हैं, जैसे 2 3 4 5। इस प्रकार बच्चा जोड़ी मिलाएगा तो उसको अवधारणा ज्यादा स्पष्ट होगा। हम रंग भी भरवा सकते हैं, जैसे 2 में अलग रंग भरवा दिए, 3 में अलग रंग भरवा दिए, है ना। तो 3 2 की अवधारणा वो स्पष्ट सीख पाएगा। उसके बाद हम 2 या 3 से रिलेटेड कोई खेल खिलवा दिए, तो 2 या 3 को अंतर वो आसानी से कर पाएगा। मेरे ख्याल से इस प्रकार हम उसको सिखा सकते हैं सर, 2 या 3 में। ओके। ठोस वस्तु के साथ जी काम करना जरूरी है, लेकिन जी, है ना बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। जी सर। और अ, अब चूंकि हमारे पास थोड़ा सा समय की भी कमी है, तो जो प्रश्न हम अभी, जो हमने हमारे चैट विंडो पर आए थे, हमने उस पर बातचीत की। साथियों, ये जो वेबिनार, ये जो सीरीज चली, उसमें हमारे दोनों साथियों ने अपना समय दिया। मैं पटेल सर और बघेल मैडम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने अनुभवों को यहाँ साझा किया। मेरा आप लोगों से, आप सभी साथियों से ये एक विनम्र, एक कहना चाहिए सुझाव है आप लोगों के लिए। और अगर आप एलएलएफ लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से जो शिक्षण सामग्रियां जो बनाई जा रही हैं, जिसके बारे में अभी पटेल सर और बघेल मैडम भी बात कर रही थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां पर कि ये सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं, जिसका नाम एलएलएफ का एफएलएन पिटारा। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग भाषाओं की सामग्रियां भी उपलब्ध हैं, और यहाँ पर दो अलग अलग इस तरह की सामग्रियों को संग्रहित किया गया है। एक तो वो सामग्री है जो हमारे जो हम बच्चों के साथ काम करते हैं, जिसमें जो बच्चों को दी जाती हैं, उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे बस्तर के लिए हल्बी भत्री गोंडी की सामग्री है। या कुछ हमारे पास ऐसी भी सामग्रियां हैं जो हमने राज्य सरकार के साथ मिलकर जो है वो बनाते हैं, और पूरे राज्य में जो है वो जाती हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में इस साल जो किताबें बनी हैं, वर्कशीट्स बनी हैं या वर्कबुक बनी है भाषा की, गणित की, जो कि अभी स्कूलों में जा रही हैं, उस प्रकार के सामग्री भी उपलब्ध है। और ये सामग्री जो है आप देख पा रहे हैं, LLF resource.org, ये उसका लिंक है। और एक क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जो है उस उन सामग्रियों तक पहुंच सकते हैं। जो जो साथी भी इंटरेस्टेड हैं वो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप इन सामग्रियों को देख सकते हैं, इनका उपयोग अपने स्कूलों के लिए कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप सभी को अ, हमारे वक्ताओं के जो अनुभव हैं वो काफी जो है वो मदद करेंगे अपनी क्लासेस में, अपनी कक्षाओं को जो है आगे की संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के जो अगला संवाद होगा उसमें
आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार। ठीक, धन्यवाद सर। बस। धन्यवाद।